हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के मॉक टेस्ट का डे 69। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में अपने स्कोर को नीचे कमेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी से खाली स्थान की जानकारी प्राप्त होती है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? तो जो प्रथम पुस्तक था अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा का प्रथम पुस्तक इसको माना जाता है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन थे? पाणिनि। इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे और इससे मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में नजर डाले तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कश्मीर का इतिहास, तो कश्मीर का इतिहास से जानकारी किससे मिलती है? तो कल्हड़ की जो राज तरंगनी थी उससे हमें कश्मीर का इतिहास जानने को मिलता है। ठीक है, शुंग का इतिहास के बारे में अगर जानना होगा तो हमें पतंजलि द्वारा जो रचित महाभाष्य से उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और गुप्त काल जो गुप्त युग का इतिहास है, इससे कहाँ से जानकारी मिल सकती है? तो नारद जो स्मृति है उससे हम लोग गुप्त युग के विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? सही जोड़े का चुनाव करना, यानी कि फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, गोपुरम। गोपुरम का जो मैच किया गया वो गौशाला के साथ मैच किया गया, और ये पॉइंट्स गलत हो जाते हैं क्योंकि गोपुरम का मतलब होता था मंदिर का जो प्रवेश द्वार था उसको गोपुरम कहा जाता था। तो ये पहला पॉइंट तो गौशाला से मैच किया गया जो कि गलत है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है कि ब्रह्मदेव, जो कि एक उपहार के रूप में ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को कहा जाता था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या गया कि शिकार, एक मंदिर के केंद्र पर चोटी या फिर मीनार की तरह जो संरचना होती थी उसको कहा जाता था शिकार। ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खाली स्थान में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी बिल्कुल करेक्ट है, 1863 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। काफी अच्छा प्रश्न बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1863 से एक पॉइंट्स मुझे याद आ रहा है, आपको याद रखना है। देखिए 1863 जब भी ध्यान में है तो 8 मई 1863। अब आपके माइंड में एक चीज तो चल ही रहा होगा, 8 मई 1863 क्या था? तो 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? काफी अच्छा प्रश्न है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरंगजेब। आप इस ईस्वी के थ्रू भी लगा सकते हैं कि इस वक्त जो शासनकाल चल रहा था वो समय औरंगजेब का ही शासन था मुगल साम्राज्य पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राज्यसभा में रहते थे? काफी अच्छा प्रश्न है, और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हम लोग इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे या फिर राज्यसभा में रहते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सेन वंश के जो शासक थे लक्ष्मण सेन, उन्हीं के दरबार में रहते थे गीत गोविंद के लेखक जयदेव। काफी अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। बात कर रहे हैं सेन वंश के बारे में, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? नदिया या फिर लखनऊ थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मिलान गलत है? यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा मिलान गलत तरीके से मैच किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के साथ किसको मैच किया गया? अरविंद घोष, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बंद कुमार ने वरिंद्र कुमार घोष होना चाहिए था। तो ये गलत तरीके से मैच है क्योंकि जो कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस का जो संबंध था वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के साथ, जो कि 1908 से संबंध रखते थे। तो पहला तो गलत ही है क्योंकि ये सेकंड के साथ मैच होना था।
अलीपुर षड्यंत्र केस का जो उल्टा मैच किया गया अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष के साथ मैच होना चाहिए था, तो सेकंड ऑप्शन भी जो कि गलत तरीके से मैच किए गए दोनों। थर्ड भी देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र में क्या था फ्रेंड्स कि एक डकैती थी 1925 में, जिसके जो नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल थे और आसफ उल्ला खान इनके सदस्य भी थे, इसमें शामिल थे। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मिलान गलत है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो कि मिलान गलत हमें बताना था, तो पहला और दूसरा मिलान गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 1580 ईस्वी में अकबर ने किस नाम से एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया था? इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया है या फिर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स 10 साल जो कि बंदोबस्त था किसने स्टार्ट किया था? 1580 ईस्वी में अकबर ने स्टार्ट किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या होता था कि इसके अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, जिसका नाम क्या था? पोलज, परती, चाचर और बंजर। इस 4 भागों में बांटा गया था, जिसको टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखेंगे 10 साल स्टार्ट किया था 1580 में अकबर ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से एक पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक बार बताया भी था, नक्श प्रणाली किसने जो कि मुगल साम्राज्य में अगर पूछ ले कि नक्श प्रणाली किसने अपनाया था, तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या बनता है कि ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है ए नेशन इन मेकिंग। पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, राइट आंसर के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर वरिंद्र कुमार घोष के बारे में बात करें तो इनकी एक पुस्तक थी भवानी मंदिर, आप उसको याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर बात करें तो कई पुस्तकें, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक का नाम क्या था? इंडियन स्ट्रगल, जो कि पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है। और राजा राम, यहाँ पे सॉरी राजा राम नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक थी, उनका नाम क्या था? नेशन। ठीक है, नेशन पुस्तक लिखे थे। बात हम लोगों ने अगर मेरे मुंह से निकल ही गया था राजा राम मोहन राय के बारे में, तो मैं आपको बता दूं संवाद कैमुद जो कि 1821 ईस्वी में लिखा था, और साथ ही साथ मिरात उल अखबार इन्होंने लिखा था 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। उस पॉइंट को भी आप याद रख लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या दिया गया। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उनके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट है, फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसका नाम चेंज करके नया नाम क्या कर देगा। जो कि करंट में क्वेश्चन था, हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो था दिल्ली में, उसका नाम चेंज करके अब क्या रखा गया आपको कमेंट करके नीचे बताना है। ठीक है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर तो इससे जुड़ी जो पॉइंट्स है, जैसे भगत सिंह और सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठ कर के ये जो आर्मी था इसका गठन किया गया था। किस आर्मी का? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते पूछ जा सकता है कि किसके नेतृत्व में किया गया था, तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया था। अगला पॉइंट देखिए क्या कि मोपला विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? काफी अच्छा प्रश्न कि नेतृत्वकर्ता कौन था। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अली मुस्लियार। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921-22 देता है, जो कि मालाबार तट पे हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे, जिसके नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार थे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि जतरा भगत के बारे में पहले देखें तो जतरा भगत जो कि ताना भगत आंदोलन जो कि बिहार में जो अ, प्रचलित था उस वक्त, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जतरा भगत का संबंध ताना भगत आंदोलन से था। ठीक है, सिद्धू कान्हू जो कि पेपर में कई बार आपको देखने को मिलता होगा, सिद्धू कान्हू जो थे संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, बंगाल और बिहार में जो प्रचलित था। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सैयद अहमद तुत्ती मीर, तो सैयद अहमद तुत्ती मीर बहावी आंदोलन के ये प्रमुख नेता कह सकते हैं या फिर नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, जो कि बंगाल और उत्तर प्रांत में था। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में था, बिहार और उत्तर प्रदेश में ये दोनों प्रचलित था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बनता है कि गयासुद्दीन बलबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या करेक्ट है, क्या गलत है, कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। यहाँ पे आपको गलत उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
पहला पॉइंट्स में क्या है कि उसने दासों के लिए चहलगानी और चालीसा के नाम से ज्ञात विभाग की स्थापना की थी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कई बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया कि चहलगानी या फिर चालीसा के बारे में बात करें तो जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, यानी 40 सरदारों का जो गठन था उसको चालीसा नाम दिया गया था। तुर्कान चहलगानी भी आप कह सकते थे, उसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, ना कि बलबन ने। बलबन ने इसका विनाश किया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसने जिले इलाही नाम धारण किया था। बिल्कुल करेक्ट है, उपाधि इसने धारण किया था। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है कि दीवाने अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। तो बिल्कुल करेक्ट है, हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि अर्जू भाई, मैंने आपको बताया था कि दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग थे इसकी स्थापना बलबन ने की थी। यानी फ्रेंड्स सेकंड और थर्ड ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको गलत चुनना था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए गलत था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा स्मारक ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और महिमा का प्रतीक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की यात्रा पे जब आए हुए थे राजा जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी थी रानी मैरी, उन्हीं के ये याद में बनाया गया था ये जो स्मारक था गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, मुंबई में पड़ता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स ये किस शैली में बनाया गया था, तो इस शैली का नाम था इंडो सरा सैनिक शैली। ठीक है, इंडो सरा सैनिक शैली, और ये मुंबई का ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि संबलपुरी नृत्य एक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, उड़ीसा। ठीक है, संबलपुरी जो नृत्य का एक लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति माना जाता है उड़ीसा से हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, कराची अधिवेशन 1931। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार ये पहली बार कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई थी। और पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और ये पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मात्र एक बार इसी में 1931 में ही अध्यक्षता की है, जो कि कांग्रेस की। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यानी फ्रेंड्स ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं उसको आप मिलान कीजिए, क्या होगा राइट आंसर। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि स्ट्रेची आयोग 1880 का जो गठन हुआ था लॉर्ड लिटन के संबंध में हुआ था। और ये जो सारे आप देख रहे हैं आयोग जो भी गठन हुए थे ये अकाल से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आप ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि किसके शासनकाल में गठन हुआ था। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, लियाल जो आयोग था 1898 ये लॉर्ड एलिगन के शासनकाल में, मैकडोनाल्ड आयोग 1901 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और यहीं पर अगर बात करें वुडहेड आयोग 1943-44 तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट था, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। इन सारे को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या फ्रेंड्स, मृक्ष कटिका किसने लिखी है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यानी कि क्षुद्रक के द्वारा लिखी गई है मृक्ष कटिका। कभी कभी पूछा जाता है विशाख दत्त में कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे वो विशाख दत्त थे। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों को याद रखेंगे, दोनों पूछा भी जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ये हम लोगों ने कल की वीडियो में ही डिस्कस किया था। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया था कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसको कहते थे पढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और पैगोडा के बारे में आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसको पैगोडा का नाम से जाना जाता था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि साकी मुस्तीद खां की रचना महासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जूनानाथ सरकार ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक इतिहासकार था मुगल साम्राज्य के समय, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। और इसने ही इसको मुगल राज्य का गजेटियर कहा था। अगला प्रश्न बनता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है?
आज क्वेश्चंस को टाइप करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है फ्रेंड्स, कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चंस के राइट आंसर का, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि राज्यपाल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो पोस्टिंग या फिर पदोन्नति की जाती है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा शीर्ष न्यायालय के परामर्श पे की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। इन चार राज्यों के संबंध में विशेष जो व्यवस्था बनाई गई है, इसका कारण क्या है, क्यों बनाया गया इसी व्यवस्था इन चार राज्यों के बारे में। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन राज्यों के आदिवासियों का मुख्य आबादी के साथ आत्मसात का अभाव होता है, जिस वजह से इनकी काफ़ी विशेष जरूरत देने की आवश्यकता है, इस वजह से ऐसा बनाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट बनता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो ध्यान रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार राज्यों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि छठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो वहाँ पे अगर आपको चार राज्यों में अगर याद नहीं रखोगे तो गलत करके आ जाओगे। सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे मणिपुर और मिजोरम में लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन चार राज्यों को कैसे याद रखना है। देखिए, फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है। कल की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किया था। अगर आपने कल की वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होगा। फिलहाल इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का जो अधिकार होता है आर्टिकल 263 के तहत वो भारत के राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा पूछा था, कल के वीडियो में लोगों ने डिस्कस किया था कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया भी है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 50, ठीक है। अनुच्छेद 50 में ये बात कही कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। काफी अच्छा प्रश्न है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सही है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट्स के बारे में। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के अध्यक्ष तो दो तरह से हो सकता है। तो अगर अस्थायी सदस्य पूछता, अस्थायी अध्यक्ष पूछता, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो पहला तो पॉइंट्स ऐसे भी गलत हो जाता है कि बी आर अम्बेडकर तो यहाँ पे मैच होना ही नहीं चाहिए था, पहला गलत है। यानी कह सकते थे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप मैच कर सकते हो। सेकंड में देखिए क्या है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी आर अम्बेडकर। आधिकारिक भाषाओं की जो संख्या दी गई है वो 22 संख्या दी गई है, बिल्कुल करेक्ट है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया इसके अंतर्गत। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या है, जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची, ये पॉइंट गलत होता है। जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची नहीं, केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। तो सेकंड और जो कि थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही बताना है तो 2 और 3 सही, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। यानी आपको इनमें से मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके साथ कौन कौन किसके साथ मैच होता है। वाच्य समिति का जो संबंध था वो किससे था, तो प्रत्यक्ष कर से, यानी कि ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। कहाँ पे मिल रहा है, ए का 2 के साथ यहाँ पे मिल रहा है। चलो आगे देखते हैं। रंगराजन समिति का संबंध जो था वो भुगतान शेष से, यानी कि 2 का फर्स्ट के साथ मैच करेगा, बी का फर्स्ट, बी के साथ फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, नान झाड़पा जो समिति है ये किससे था, तो रेलवे किराया से संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। नान झड़पा समिति किससे, तो रेलवे किराया से। ऑप्शन देखिए डी का 3 होना चाहिए था, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि झारखंड के निम्नलिखित लोक नृत्य रूपों में से कौन सा मार्शल आर्ट और नृत्य चरणों का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पाइका नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड का जो लोक नृत्य पाइका नृत्य ये मार्शल आर्ट के साथ साथ नृत्य चरणों का भी मिश्रण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है।
गुड़ी पड़वा या फिर कह सकते हैं चैत्र शुल्क प्रतिपदा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंड्स महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष नए साल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चैत्र शुल्क प्रतिपदा कह सकते हैं या फिर गुड़ी पड़वा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो दोनों में से आप दोनों नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सोवा रिगपा क्या है? ये आपको बताना है कि सोवा रिगपा क्या है। थोड़ा सा अटपटा नाम लग रहा है, लेकिन अब जो भी है आपको बताना ही है। देखिए, जो सोवा रिगपा के बारे में अगर बात करें तो ये एक प्रकार का तिब्बती चिकित्सा पद्धति होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ आयुर्वेद फेमस होता है, उसी तरह से यहाँ पे तिब्बती चिकित्सा जो पद्धति है सोवा रिगपा फेमस है। सेम टू सेम आयुर्वेद के समान ही यहाँ पे होता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गोरखपुर शहर निम्न में से किस नदी के पास स्थित है या फिर किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर होगा राप्ती नदी। ठीक है फ्रेंड्स, गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्या बनता है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही कथन कौन सा? यानी कि सभी सही है लेकिन एक गलत है, आपको वो बताना है कि कौन गलत है सिवाय उसके। बाकी सभी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है लेकिन एक गलत है, तो उसके बारे में लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि जो नर्मदा नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अमरकंटक से निकट से निकलती है। बिल्कुल करेक्ट है कि अमरकंटक से निकलती है, क्योंकि अमरकंटक से हमें पता है कि दो नदियां निकलती है। सबसे पहले तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से जो पश्चिम में आपका होता है नर्मदा नदी निकलता है और उत्तर में सो नदी निकलता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, पहला पॉइंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकलेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, महाकलेश्वर मंदिर तो उज्जैन में पड़ता है, यहाँ पे नर्मदा नदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है कि इस नदी के पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, ये पॉइंट भी करेक्ट है। यानी कह सकते हैं कि बी हमारा जो कि गलत तरीके से मैच किया गया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया गया, भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उदयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि जो भी यहाँ पे कथन दिए गए वो कथन में से कौन सही नहीं है? तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या दिया गया। सबसे पहला पॉइंट है कि कर्णफुली नदी का उद्गम मेघालय में होता है और वो बांग्लादेश में जाकर बहती है। तो ये पहला पॉइंट से गलत हो जाता है, क्योंकि कर्णफुली नदी का जो उद्गम होता है वो मेघालय से नहीं, मिजोरम में स्थित जो लुसाई पर्वत है वहाँ से होता है और ये बांग्लादेश में दक्षिण पूर्वी हिस्से में बहती है। यहाँ तक तो करेक्ट था लेकिन ये गलत है। ठीक है, मेघालय में नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था मिजोरम के लुसाई पर्वत। तो पहला पॉइंट गलत है और हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। साबरमती नदी का उद्गम जो है राजस्थान में होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के कहाँ पे होता है? उदयपुर जिले से होता है, ये आप याद रखेंगे। थी में क्या दिया है कि घाघरा नदी जो है उद्गम तिब्बत में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है, ऑप्शन डी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर में होता है और ये पीर पंजाल से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तो सारे पॉइंट्स करेक्ट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन गलत था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुचिकल झरना पड़ता है फ्रेंड्स, जो कि कर्नाटक में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कुचिकल झरना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो आपको बताना है कि किसके अंतर्गत जारी करता है, किस प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। डायरेक्ट यही पूछ दिया जाता है कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा नोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण मूल्य के मान के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, माप के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया। तो सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लियान वालरस। ठीक है फ्रेंड्स, लियान वालरस कौन थे तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1874 ईस्वी में, ठीक है, 1874 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, सामान्य संतुलन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है और ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में पड़ता है और अभ्यारण्य से रिलेटेड हम लोगों ने कई क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व हाल ही में यह घोषित हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये राज्य का चौथा जो कि टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहले बात करते हैं फगली त्यौहार हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है, फगली त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्या दिया है कि होला मोहल्ला जो त्यौहार है ये पंजाब में, तो इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सी हमारा करेक्ट होगा, दोनों ही सही है, एक और दो दोनों करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या बनता है फ्रेंड्स कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मई 1934। ठीक है फ्रेंड्स, मई 1934 में पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष सचिव बनाए गए थे वो जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया गया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिवेणी जो नहर है वो गंडक नदी पर स्थित है और ये चंपारण क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो कि साइंस से क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस से क्या दिया गया। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होकर सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहला जो एंटीबायोटिक था वो कौन सा था? पेनिसिलिन। ठीक है, जिसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में बनाया था, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि सिलिका जेल से भरी एक छोटी जो कि थैली गोलियां की या फिर चूर्ण के रूप में औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती हैं, क्योंकि जो सिलिका जेल होता है वो क्या करता है ये आपको बताना है। आपने डेफिनेटली देखा भी होगा सिलिका जेल के बारे में, अगर आपने नहीं भी देखा है तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इस पिक्चर को देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है फ्रेंड्स? नमी को सोख लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इसको कई तरीके से यूज़ किया जाता है नमी को सोखने के लिए, ताकि इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज इन्होंने 1905 ईस्वी में की थी, लेकिन उनको नोबेल प्राइज 1921 ईस्वी में दिया गया था, ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से किस में श्वसन संबंधी जड़ें पाई जाती हैं? क्या होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइजोफेरा। ठीक है फ्रेंड्स, राइजोफेरा जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी जड़ें जो होती हैं एक श्वसन संबंधी कह सकते हैं, श्वसन संबंधी जड़ें पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि जीवाणु से मानव शरीर की निम्न में से कौन रक्षा करता है? ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, फैगोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, फैगोसाइट्स जो होते हैं वो मानव शरीर में जीवाणु से रक्षा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं फ्रेंड्स लास्ट बार एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का लाइक ही हमें सपोर्ट करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न बनता है कि फिरोमोन्स पाए जाते हैं, जो फिरोमोन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कीटो में, यानी कि इंसेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, या कीटो द्वारा उत्सर्जित ऐसे गंध युक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन्स होते हैं
और मैंने कहने का मतलब ये है कि जो फेरोमोन्स जो होता है एक प्रकार का कीटों के द्वारा उत्सर्जित होने वाला गंधयुक्त एक वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होता है। और कुछ ऐसे कीट होते हैं फ्रेंड्स जो अपने साथियों को संकट या फिर भोजन की सूचना देने के लिए जेरेलियान नामक एक फेरोमोन्स का मुक्त करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं। क्या मैंने आपको नाम बताया? जेरालियान, ठीक है, जेरालियान नामक फेरोमोन्स जो कि रिलीज करते हैं। क्लियर? ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो सब चीज़ चेंज हो जाता है उसका, यानी कि कुछ ना कुछ प्रभाव उस पर पड़ता है, कम या ज़्यादा होता है, तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि आपको बताने कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी में आप जो देख रहे हैं इंसुलिन, इंसुलिन मानव शरीर में पाया जाता है और ये एक प्रकार का मानव शरीर का हार्मोन्स है, ना कि पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इथिलीन देख रहे हैं और जिब्रेलिन, ये तीनों आते हैं जो हार्मोन्स में आते हैं, पादप हार्मोन्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है मानव शरीर के अग्नाशय के लैंगरहेंस दीपिका द्वारा स्रावित होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है और ये जो हार्मोन होता है शरीर में रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, अधिकता से क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपोग्लाइसीमिया होता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। इसके बारे में हम उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कुछ सा सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया गया प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक जो दो हार्मोन होता है, इनका रिलीज कहाँ से होता है? तो गर्भाशय यानी कि महिला के गर्भाशय में से होता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम्स के द्वारा जो कि वहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, और ये स्तन के विकास और दूध के जो ग्रंथि होती है उनको एक्टिव करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और सी दोनों में मिल रहा है। आगे देखते हैं टेस्टोस्टेरोन जो होता है फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित होता है? ये अंडाशय, पुरुष के अंडाशय से संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी का डी के साथ होना चाहिए। तो चलिए दोनों मैच कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन के बारे में आपको पता होता है फ्रेंड्स, थायरॉक्सिन जो होता है एक प्रकार का, एक कहाँ से मिलता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होता है मनुष्य के गर्दन में स्थित होता है और वहाँ पे आप थायराइड इसको मैच कर सकते हैं। थायराइड और इसकी अगर क्या होता है, थायराइड की ग्रंथि से जैसे घेंगा रोग जो होता है वो इसी से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि थर्ड का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा देखिए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के बारे में हम लोगों ने बात की कि इंसुलिन कहाँ पे होता है, तो मनुष्य के अग्नाशय में पाया जाता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखिए तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे पहला और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या बनता है कि पादप कोशिका भित्ति जो होती है निम्न में से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसके बनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 50 से आपका स्कोरिंग क्या रहा और आपको ये वीडियो आपकी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।